जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एसएससी और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें वन लाइनर जीके जो पूछे जाते हैं उसको लेकर के हम आए हैं। एक एक करके आप इसको देखिए, बहुत ही आसान होता है और आज चौथा भाग हम इशू कर रहे हैं इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला में। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, इसको आप जरूर देखना। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको एक एक करके देखिए और इसको समझिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक करके उसको देखिए। इसको याद रखना भी बड़ी आसान है, इसको आप आराम से पढ़ लें, समझ लें, सुन लें तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, कहता है इसमें फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो आप इसको याद रखना। फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में, तो आंसर हमारा उत्तराखंड होगा। फिर अगला कहता है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है तो वो 5 तरीके से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, तो 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। संविधान का संशोधन 5 तरीके से किया जा सकता है। फिर कहता है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी, याद रखना, चित्तरंजन दास। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज, कान की हड्डी। ये कान की हड्डी होती है, कान में स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, तो इसको याद रखना आप। देशबंधु, चित्तरंजन दास। संविधान संशोधन 5 तरीके से किया जा सकता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखना। संसद की दोनों सदन की संयुक्त बैठक जब बुलाया जाता है तो समय अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, ये जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर, जांघ की हड्डी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, याद रखना। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। फिर अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के पर बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी, याद रखना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन था, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इस तरह से आप इसको याद करें, बहुत ही आसान है, वन लाइनर जीके है और एक एक करके आप इसको देखें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, याद रखना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, याद रखना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था। आईने अकबरी एक किताब है जिसका लेखक का नाम पूछा गया यहाँ पे, आईने अकबरी का नाम, तो इसका अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, यकृत, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आईने अकबरी का लेखक कौन था, अबुल फजल। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, आगे हम ये बताना चाहेंगे आपको कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अंत तक देखना और पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना। और यहाँ पर मैं एक जानकारी देते चलूँ कि एसएससी, सीजीएल, CHSL और MTS या रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, बैंक PO क्लर्क या स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप झा एग्ज़ाम पेज से ज़रूर जुड़िए। इसके लिए हमारी टीम मेहनत के साथ रिसर्च करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े ही हेल्पफुल होगा। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो मन में, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी विषय पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगा, इस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहते हैं भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। याद रखना, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र 1913 ईस्वी में। यदि ईस्वी याद रखना हो तो 1913 ईस्वी आप याद रख सकते हैं। अगला है भारत लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन नहीं 120 घंटा होता है, याद रखना 120 घंटा। आरबीसी का जीवन काल 120 घंटा। और विश्व में, अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों, तो याद रखना मैक्सिको। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद चीन और पेरू का नाम आता है। तो याद रखना, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में है ये मैक्सिको, याद रखना। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? प्रथम तेल संशोधन संयंत्र, तो प्रथम तेल संशोधन संयंत्र डिगबोई असम में। डिगबोई असम, याद रखना, तेल संशोधन संयंत्र असम डिगबोई। अगला, भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है? सिलवासा। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 40। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 40। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। याद रखना, कुली कुतुब शाह चार मीनार का निर्माण करवाया, कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। इसमें जो स्लाइड पे जो क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। दोस्तों इस तरह से इसको याद रखें, और ये क्वेश्चन आ जाता है, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में याद नहीं आता रहता, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आप जरूर इसको बार बार पढ़ करके आप इसको याद रख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम, याद रखना, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा। याद रखना, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये रूस की हैं, रूस की वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? वायुयान के टायर में, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। दोस्तों याद रखना, हीलियम गैस। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? यानी सोल्डर किस धातु के मिश्रण से बनाया जाता है? याद रखना, टीन और सीसा। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, यहाँ पर हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन का मतलब दो एटम जुड़ करके एक बड़ा एटम बनाता है। याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन के एटम मिलकर के हीलियम बनता है, उसी को नाभिकीय संलयन रिएक्शन कहते हैं। सूर्य पर यही घटना घटती है, तो नाभिकीय संलयन की घटना पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग्रा, यहाँ पर प्लेना लिख दिया है, प्लेग्रा है, प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। याद रखना, प्लेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप, याद रखना, इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। याद रखना, कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र मंदिर, तो पुष्कर राजस्थान। याद रखना दोस्तों, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सार्क या दक्षेस, सार्क को हिंदी में दक्षेस कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। याद रखना, सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इस सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B3। कंप्यूटर की आईसी चिप में किस पदार्थ
आइसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। तो दोस्तों इस तरह के और भी जो वीडियो हैं उसके लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए रहेंगे, तो आप जरूर उसको भी देखना, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके कंठाग्र हो जाए, कंठस्थ हो जाए, और एग्जाम में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इसलिए आप इस सारे वीडियो को जरूर देखें। इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम लिंक में है, टेलीग्राम पर है, उसका भी लिंक रहेगा, तो आप इसको जरूर देखें, इसको पढ़ें, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी पूरी हो सके। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी, ये क्वेश्चन है। तो रामायण के लेखक कौन है? तो आप याद रखना, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 1983 में जो भारत ने विश्व कप जीता था, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव, याद रखना। फिर अगला है, प्रथम वीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ। प्रथम परमवीर चक्र किन्हें मिला था? मेजर सोमनाथ को, याद रखना। प्रथम वीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ। अगला है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा आंख की बीमारी है, याद रखना। ग्लूकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को। यहाँ पर जो क्वेश्चन था, रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। 83 की विश्व कप की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। परम वीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। और ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। अगला, यहाँ पर फिर एक बार वही चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो झा एग्जाम पेज से भी जुड़िए, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। यहाँ पर आप SSC, रेलवे, बैंक या स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इसकी तैयारी के लिए झा एग्जाम पेज से ज़रूर जुड़िए। हमारा फैमिली बहुत बड़ा फैमिली होता जा रहा है धीरे धीरे, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके कमेंट को लेकर के हम बड़े सतर्क रहते हैं, और उसको सावधानी से पढ़कर उसी आधार का हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो आप ज़रूर हमसे मदद ले सकते हैं। तो इस पर जो नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं, उस नंबर पर। और किसी भी तरह की जिज्ञासा हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो हमारी टीम और हम मिलकर इसका समाधान करते हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बना हुआ रहे कि हमारे छात्र, हमारे शिष्य हमसे लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो ज़रूर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर हम चलते हैं आगे। कहता है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखना। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं ये एक प्रकाशीय घटना है, अपवर्तन के कारण ये होता है। तो याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो स्पेसियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो स्पेसियंस। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो इस स्लाइड पे जो क्वेश्चन है इसको एक बार रैपिड फायर की तरह, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो स्पेसियंस। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हो, वो भी प्रथम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैडम मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। वही कहता है यहाँ पर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो पश्चिम बंगाल। भारत के में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। गन्ने का उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किस राज्य में चावल की सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो मैडम मैरी क्यूरी। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का जो डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी अधिकतम किस तापमान पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का तो फेमस क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आता है ये। आप देखना ग्रुप डी के जितने भी फेज होंगे कहीं ना कहीं ये एग्जाम में ये आ ही जाएगा, इसे जरूर याद कर रख लेना। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये अयस्क है। इससे हमें कौन सा धातु मिलता है? तो पारा या मरकरी। ये कहाँ से निकलता है? तो सिनेबार से। तो सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा और मरकरी का। मानव शरीर में कितनी पेशियां है? यहाँ पर पेशियां पूछी गई है। पेशियां 639। इसमें अधिकतम पीठ में होती है, पीठ में अधिकतम पेशियां पाई जाती है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो पेशियां हैं वो कहाँ पर है? मानव शरीर के पीठ में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इतना 400 पेशियां, इसमें से रेखित पेशियां हैं। याद रखना, रेखित पेशियां यदि पूछें, रेखित स्ट्रिप्ड मसल्स पूछे, रेखित पेशियां, तो ये 400 के आसपास है। 400 टोटल यदि पेशियां पूछे तो 639। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। याद रखना, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इस स्लाइड पर जो क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का अधिकतम तापमान, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो मरकरी या पारा। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां हैं? 639। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भी कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा रहता है, जीवी मावलंकर। याद रखना, जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पुराना क्वेश्चन है, फिर भी इसे देख लें। 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसको देख लें। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। याद रखना, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। हेमोपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। याद रखना, ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। याद रखना, लाल सागर और भूमध्य सागर। रेड सी और मेडिटेरियन सी, इंग्लिश में ऐसे बोलें। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? एनीमैन। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथ। अब भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी प्ले करते हैं। तो याद रखना, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन, एथिलीन गैस। याद रखना, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन, C2H2। याद रखना। अगला है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटका। याद रखना, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका।
मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको मिथिला पेंटिंग भी कह लें आप, मिथिला पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग भी पूछ सकता है। ये कहाँ की चित्रकला शैली है? तो बिहार की। तो यहाँ पर रैपिड फायर की तरह, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? एथिलीन। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। अब मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज का खाद्य भाग, जिसको बल्ब को खाते हैं हम लोग, यानी वो तना है एक तरह का। तो प्याज में खाद्य भाग, खाने वाला भाग तना है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो याद रखना, सितार और तबला के जनक हैं वो अमीर खुसरो। याद रखना, अमीर खुसरो सितार और तबले का जनक माना जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। याद रखना, सरफेस टेंशन। पानी की बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। याद रखना, बैगनी रंग। तो यहाँ पर प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। पानी की बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इंसानों ने सबसे पहले निर्मित रेशा, मानव आर्टिफिशियल रेशा कौन सा है बनाया था? जिसे नायलॉन। याद रखना, मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा दो देशों के बीच सीमा बनाती है। वो दो देश हैं भारत और चीन। यानी भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। यही मैकमोहन लाइन भारत और चीन को अलग करता है। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के समय में हुआ था, अशोक ने करवाया था। याद रखना दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन, मैकमोहन रेखा भारत चीन को बांटता है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण का गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। याद रखना, दक्षिण का गंगा गोदावरी को कहा जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। याद रखना, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखोगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल पूछा गया है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा। याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ पर जो क्वेश्चन था, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, दोनों एक ही चीज़ है। तिब्बत का पठार बोले या फिर पामीर का पठार, ये दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। और एक अश्वशक्ति में कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। याद रखना, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। याद रखना, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा के बारे में पूछा गया, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन का। याद रखना, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन। याद रखना, कांसा, कॉपर और टीन। यहाँ पर बात करें यदि, तो ये 90% कॉपर और 10% टीन होता है, तो ये कांसा बनता है। तो कांसा से हम सिक्का भी बनाते हैं, घंटी बनता है, ये सिक्का बनता है। याद रखें, यदि पूछे सिक्का,
सिक्का, घंटी और पैसा। पैसा तो बोल ही दिया, बर्तन। तो ये सारे चीज़ किससे बनते हैं? कांसा से, कॉपर और टिन। 90% कांसा, 10% टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है, याद रखना। अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर में लाठी के चोट इतनी पड़ी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो याद रखना, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय, याद रखना। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो याद रखना, विकिरण। उष्मा का संचरण 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये उसमें रेडिएशन है, विकिरण, इसको रेडिएशन भी कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा, याद रखना। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का, सुबह का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हुआ? तो शुक्र ग्रह। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? किस नेता की? तो लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन, याद रखना, कॉपर और टिन। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना, 13 अप्रैल 1919। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म पर सम्मेलन को कब संबोधित किया था? ये डेट पूछा गया यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में। बहुत ही फेमस सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन। इसमें विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किए थे 1893 ईस्वी में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, प्रयोग में लाया गया था? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा को प्रयोग में लाया गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया? तो भारतीय संस्कृत में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है। तो याद रखना, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, भारतीय संस्कृत का स्वर्णिम युग कहा गया, गुप्त काल। प्रसिद्ध कवि कालिदास का संबंध किस काल से है? तो गुप्त काल से। कालिदास का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आए थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त, याद रखना, श्रीगुप्त वास्तविक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, भारतीय संस्कृत का स्वर्णिम युग किस काल को कहा गया? गुप्त काल को। प्रसिद्ध कवि कालिदास का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? हर्षवर्धन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया? तो विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक, याद रखना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सिंधु मोहरों का सबसे आम रूपांकन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मोहर मिले हैं उस पर किसका प्रतीक है? गेंडा कह सकते हैं, या एक सिंघी, जिसमें एक ही सिंह है, घोड़ा जैसा दिखने वाला एक जानवर है, इसकी पूंछ घोड़े जैसी है लेकिन उसे एक सिंह है, इसका प्रतीक मिला है। तो याद रखना, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में आया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले मोहर थे उस पर जो रूपांकन है वो एक सिंघी यानी एक गेंडा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, याद रखना, विक्रमादित्य। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बनवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो अद्वितीय है और
ये किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। गुप्त काल का खात्मा किसने किया? हुनों के आक्रमण हुआ था। हुन के आक्रमण के समय गुप्त वंश टूट चुका था, डूब चुका था, गुप्त काल खत्म हो चुका था, तो हुन लिखेंगे, हुनों के समय में। और सिकंदर और पोरस ने एक लड़ाई लड़ी जिसे कहा गया हाइडेस्पेस। हाइडेस्पेस एक युद्ध का नाम है। सिकंदर और पोरस के बीच की जो लड़ाई हुई थी उसे हाइडेस्पेस कहते हैं, याद रखना दोस्तों। कवि कालिदास किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य के दरबार में। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल का खात्मा किसने किया? उन्होंने। सिकंदर और पोरस ने एक लड़ाई लड़ी जिसे हाइडेस्पेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होयसाल की राजधानी थी, तो होयसाल की राजधानी कहाँ? तो याद रखना द्वार समुद्र। होयसाल की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र थी। अर्थशास्त्र द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? याद रखना कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं या चंद्रगुप्त भी बोल सकते हैं। कौटिल्य बोल सकते हैं या चाणक्य बोल सकते हैं। चाणक्य, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, या विष्णुगुप्त, इनका एक नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चालुक्य वंश के समय में। चालुक्य वंश के समय में विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, होयसाल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, ये तीनों एक ही आदमी का नाम है। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्य वंश के द्वारा। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय। यही क्वेश्चन था। बौद्ध धर्म में बैल किसकी जीवन घटना से जुड़ा हुआ है? तो बैल महात्मा बुद्ध से, भगवान बुद्ध से बैल जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूला करते थे, राजा लोगों से जो कर वसूला करते थे उसे कहा जाता था बाली। ये वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूला करते थे उसे कहा जाता है बाली। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, याद रखना ऋषभदेव। तो इसमें जो क्वेश्चन था, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। बौद्ध धर्म में बैल किसकी जीवन घटना से जुड़ा हुआ है? भगवान बुद्ध के समय से, जीवन काल से। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहा जाता था? बाली। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के हमने एक सीरीज शुरू किया है, तो आप इसे जरूर देखें। सारे वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप हर एक वीडियो को देखें। ये सारे क्वेश्चन 2000 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इसको पढ़ने में, इसको सुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप जरूर इसे देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दिन रात तैयारी करके आप अपनी तैयारी को पूर्ण करें। कहीं भी किसी भी तरह की मदद हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें। आज बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।